सिक्स्थ क्वेश्चन, अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी है? 15 सेंटीमीटर। सिक्स किसका डाउट है? किसी का तो था डाउट। सिक्स्थ कोई बात नहीं, दोनों निकलेंगे। सेंटर ऑफ सर्कल को हमने ओ ले लिया, रेडियस कितनी दी हुई है? 15 सेंटीमीटर, और वो कह रहा है सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। तो सेंटर पर जो एंगल बना रही है, ये जो आर्क है या कोड कह लो, ये कोड भी दे रखी है ना उसने, दोनों रेडियाई होगी और ये कोड हो गई। 60 डिग्री एंगल सेंटर बना रही है, चाहे आर्क कहें या कोड कहें, बात एक ही है, सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है जो सेंटर पर बन रहा है। अब उसने बोला है कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस दिस सबटेंड 60 डिग्री एट सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स। तो हमें एरिया निकालना है माइनर सेगमेंट का, एरिया निकालना है मेजर सेगमेंट का। ये बताओ, ये हो गया ना माइनर सेगमेंट, नाम रख लेते हैं ए बी और इस पॉइंट का नाम सी, ठीक है। फर्स्ट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या है? सेगमेंट का नाम एरिया ऑफ ए सी बी है, शाबाश। दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी ओ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला प्रथम हो गया याद? अब नहीं हुआ? अभी भी नहीं हुआ? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला याद नहीं हुआ अभी भी? अभी तक याद नहीं हुआ? 2 दिन से चल रहा है। सर्कल का एरिया पता है क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तेरे को डोज मिलते नहीं है ना, इसलिए कुछ भी बोलता है। पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया होता है। इसको थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय, इसके लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक तो रेडियस और दूसरा थीटा। और ट्रायंगल कौन सी टाइप की है वो हम देख लेंगे। वैसे हाफ बेस हाइट भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए बेस और हाइट दोनों पता होने चाहिए। सेंटर पर एंगल कितना है? 60, दोनों इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगेगी। तो ये ऑपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे या नहीं होंगे? मान लो ये x है तो ये भी x होगा। कल सिखाया था x प्लस 60 इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 2x इक्वल टू 120 और x इक्वल टू 60 करके दिखाऊं क्या दोबारा से? समझ में आ गई बात? तो ट्रायंगल कैसी बन गई? इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स। तो ये वाली ए बी कोड की लेंथ भी कितनी आएगी? 15, बिकॉज द ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। नहीं आया क्या समझ में? अब एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल में √3/4 साइड स्क्वायर, साइड को ओ ए ओ बी या ए बी कुछ भी ले लो, तीनों साइड्स इक्वल है। 15 22/7 पाई की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, 314 डिवाइड बाय 100, और आर की वैल्यू स्क्वायर करने का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई थीटा डिवाइड बाय 1.73, ये भी दे रखी है ना वैल्यू √3 की, डिवाइड बाय 400 कर दें, मल्टीप्लाइड बाय इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत है? ये कितने पे कैंसिल हो गया? 3 5 और 3 और 2, ये कितने पे कैंसिल हो जाएगा? 150। कोई प्रॉब्लम? 5 कितने पे गया? और ये कितने पे गया? 5 3 5 4 क्लियर? बस और तो कुछ बचा नहीं। 3 को 7 से 21, 2 कैरी हो गया, ठीक। 3 5 15 और 2 17, 1 कैरी हो गया, ठीक होगी बात? क्लियर? ये तो आ रहा है ना? नहीं सर, वो कोई बात नहीं। 471/4 माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी कर लेते हैं। 5 3 5 8 40, 5 3 और 5 1 5 6 16। अब तो कोई कैंसिल हो नहीं रहा, क्या तकलीफ होगी? √3 की वैल्यू क्वेश्चन में 1.73 दे रखी है, ध्यान से देखो। तो 1.73 का मतलब 173/100 और 4 पहले ही था, तो 4 × 100 400 हो गया। ध्यान दे ले बोर्ड पे, इधर गलती किया हुआ देख ले, हैं ऐसे ही किया हुआ है। 6, चलो कोई दिक्कत किसी को?
9 से कर लोगे मल्टीप्लाई, एलसीएम ही ले लो, कितना एलसीएम आ गया, इसको 4 से करना पड़ेगा, तो 4 1 जा 4, 4 7 जा 28 और 4 4 जा 16, 16 और 2 माइनस 9 3 जा 2 कैरी, भूल गए क्या आगे, फिर 65 हो गया। ठीक, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का, 14 में से 7 गया 7, 7 में से 5 गया 2 और 7 में से 5 गया, नहीं वो तो हो गया था ना, कैरी एडजस्ट हो गया था, 8 में से 5 गया डिवाइड बाय सेंटीमीटर। अब इसको डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड भी कर सकते हो, यहाँ तक छोड़ना तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम। क्या आंसर दिया पीछे, क्या आंसर निकला बेटा, तो डिवाइड कर रखा है ना, डिवाइड करना तो डिवाइड कर लो, 16 2 जा 32, 7 तो 0 ही जाएगा, 16 4 जा 64, 60, 16 3 जा 48, 120, 16 7 जा 112, 8 85 जा, तो एग्जैक्ट आ जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर के। ठीक है, कोई दिक्कत, हो जाएगा नोट, अभी करना है क्या, हो जाएगा। ये कौन सा था, माइनर सेगमेंट, क्लियर है, माइनर सेगमेंट। अब क्या निकालना है, मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट के लिए क्या करेंगे, सर्कल के एरिया में से माइनस कर देते हैं माइनर सेगमेंट को, या नहीं, कंप्लीट सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट को माइनस कर देते हैं। क्या दिक्कत आई थी, हाफ बेस हाइट के लिए बेस क्या लिया था, ठीक है, और हाइट, हाइट 15 कहाँ दी हुई है, हाइट तो दी नहीं हुई 15, अब तो गलत है ना वो, तो हाफ बेस हाइट के लिए हाइट क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ हाइट क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट किसी वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पर जो परपेंडिकुलर की लेंथ होती है उसको बोलते हैं हाइट। हाइट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम एनी वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड। क्या होती है हाइट, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस और परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड। अगर आप वैसा करना चाहते हो ना तो वैसे भी हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा पहले सोचना पड़ेगा। 15 15 थे, ये वाली बात समझ में आ गई, ये 15 है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये 60, ये भी 60 और ये भी 60, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, खुद से हाइट ड्रॉ कर ली हमने। अब ये एच निकालनी पड़ेगी। अब ये बताओ, ये टोटल 15 थी तो ये 7.5 7.5, ये बात आ गई समझ में, कैसे, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो इसका एल्टीट्यूड होता है वो बेस को बाइसेक्ट करता है, मतलब दो इक्वल पार्ट होंगे, और ऑब्वियसली ये दोनों ट्रायंगल RHS रूल से कॉन्ग्रुएंट है, दोनों में 90 डिग्री है, दोनों में ये एंगल सेम है और दोनों के हाइपोटेन्यूज इक्वल है। समझ में आई बात, और ये कॉमन साइड भी है तो RHS भी लगता है, एंगल एंगल साइड भी लगता है। चलिए आगे, किसने कहा एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होता है, ये तो खुद से ही आप सोच रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं होता, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तभी तो समझा रहा हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। किसने कहा दिया एल्टीट्यूड एंगल बाइसेक्टर होता है, ये ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ऐसे आएगा। अभी एल्टीट्यूड बाइसेक्ट कर रहा है बेस को कोई, और सिर्फ स्पेशल दो केस में होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में और इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ठीक है। मैं 9 से ये बातें सिखाना शुरू कर देता हूँ बच्चों को जो तुम्हें डाउट आ रहे हैं। अभी 15 के दो पार्ट करें हमने, मतलब 7.5 7.5, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल थी तो बाइसेक्ट करेगा बेस को। RHS से प्रूव करूँ क्या कॉन्ग्रुएंट है, अभी तो बताया RHS से कॉन्ग्रुएंट है, दोनों में राइट एंगल है, दोनों के हाइपोटेन्यूज सेम है और दोनों में कॉमन साइड है। RHS का नाम सुना था 9th क्लास में, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और CPCD से लेंथ इक्वल होंगी। टोटल 15 है तो हाफ हाफ हो जाएगी। अब आप यहाँ से हाइट को निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम से। तो h का स्क्वायर प्लस 7.5 यानी कि 15/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 का स्क्वायर। आया समझ में या नहीं आया? अब आपके पास हाइट की वैल्यू आ जाएगी, h का स्क्वायर कितना आएगा, 15 का 225, 225 डिवाइड बाय 4, 225 को 4 से करोगे 900, तो मैंने यहाँ पर 4 नहीं लिखा है, अभी होल स्क्वायर लिखा हुआ है, 15/2 का होल स्क्वायर। 15 का कहाँ किया मैंने स्क्वायर, 2 का ब्रैकेट नहीं लगा हुआ, होल स्क्वायर ऊपर है, जब स्क्वायर ओपन करेंगे तभी तो आएगा 4। 15 का भी 225, यहाँ तो स्क्वायर ओपन ही नहीं किया, ये 2 नहीं है ये स्क्वायर है, 2 समझ रहा था क्या उसको। h का स्क्वायर प्लस मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर,
बोल भी रहा हूँ मैं, तो कुछ और समझ रहा तो सुन तो रही है तू, सुन भी गलत रहा है क्या? पाइथागोरस थ्योरम है ये। तो एलसीएम आया 4, 900 में से 225 गया, 675 डिवाइड बाय, समझ में आई बात? अब ट्रायंगल का एरिया जो आप माइनस करा रहे थे, हाफ बेस हाइट से करा लो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नहीं आया समझ में? अब ये ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बताओ, अब जो हमने किया था वो क्या किया था? √3/4 इंटू 15 इंटू, हमने ये किया था। इससे भी सेम आंसर आएगा और इससे भी सेम आंसर आएगा, ठीक है? लेकिन अब ये लेंथ ही सा क्यों करना है जब डायरेक्टली इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है? तो ठीक है, अब क्या करोगे? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या निकलेगा? πr² माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो 3.14 लेना है, तो 314/100, r की वैल्यू 15 का स्क्वायर 225, और ये हमने निकाल लिया था 20.4375 या 327/16, जो भी लिखना है, ठीक है? 15 पर या 5 पर जैसे मर्जी कैंसिल कर दो। 5 4 जा 20, फिर 5 पर 5 9 जा 5 4 जा, ये 2 पर और ये 157, 9 इंटू 7 63, 6 9 5 जा 45 और 6 51, 5 9 और 5 14 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 706.5 माइनस 20.43, तो 706.50043.20.43, तो 7 9 कितना आ गया? 2, ये कितना आ गया? 6 0, बस वहाँ से तो कैरी एडजस्ट हो ही गया था। देखो आंसर 686.0625 हो जाएगा। अब कोई दिक्कत? देख ले आंसर, देख ले। 6th क्वेश्चन का 12.2 का मिल गया, यही है। 7th क्वेश्चन, निपुण हिंट पता लग गई, अब हो जाना चाहिए था 7th, है ना? अब जो बात बताई है परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाली, नहीं? देखो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है? 6 क्लियर है सभी को? 7th क्वेश्चन, अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12, रेडियस कितनी है सर्कल की? कोड की रेडियस है सर्कल की, कोड की नहीं है। रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। अ कोड ऑफ अ सर्कल, तो सर्कल है, सर्कल की ये कोड, ठीक है? रेडियस 12 है। अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सबटेंड एन एंगल 120 एट द सेंटर। तो सेंटर पर जो ये कोड है, ये कितना एंगल बना रही है? ये एंगल कितना बना रही है? 120। सेंटर का नाम रख लिया O, और कोड क्या है? AB। कोई दिक्कत? और रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है? तो ये भी 12 होगी और ये भी 12 होगी, रेडिया ही है। अब वो क्या पूछता है? फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग, इसमें भी पाई को 3.14 लेना है और √3 को 1.73। कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट मतलब इस कोड के कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, इस कोड के कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट मतलब इस कोड और इस आर्क के बीच में जो सेगमेंट बन रहा है, माइनर सेगमेंट। कोड माइनर है तो फिर सेगमेंट भी माइनर ही होगा। तो हमें क्या निकालना है? फिर से एरिया निकालना है ACBA, जो कि माइनर सेगमेंट है। कोई प्रॉब्लम? फिर से सेम करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देंगे। लेकिन इस बार ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं है इस बार। पहले तो ये एंगल कितना आ रहा है? 120 डिग्री। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है तो आप खुद से क्या ड्रॉ कर दोगे इसके अंदर? परपेंडिकुलर। तो O से हमने M कंस्ट्रक्शन में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, किसके ऊपर? AB के ऊपर, हाइट निकालने के लिए ट्रायंगल की। समझ में आ गई बात? तेरा हो गया था ना 7th क्वेश्चन? ड्रॉ किया था परपेंडिकुलर, फिर कैसे हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दिया तूने, गलत है वो। अगर आंसर मैच भी हो रहा तो वो गलत है। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है? इसका आंसर मैच होगा नहीं, बट फिर भी ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब हमारे पास बेस भी नहीं है और हाइट भी नहीं है क्या? बेस या हाइट? कुछ भी नहीं है। ये बताओ ये एंगल कितना होगा? 60। कैसे पता लगा? हाँ,
ऐसा नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनो, फालतू की चीज़ें मत लगाओ, जो कूड़ा कचरा तुमने पहले भरेगा ना 9th क्लास में वो मत लगाओ, ठीक है, और गलत चीज़ें बताओ भी मत। ये दे रखी थी ट्रायंगल, ठीक है, सही नहीं सीख सकते ना, पहले गलत मत करो, सही तो बाद में सीखोगे। जो सब भर रखा है ना दिमाग में वो सब कूड़ा कचरा ही है। ये 12 है, ये 12 है, ये सेंटर है, वो मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये बताओ, ये साइड कॉमन हो गई या नहीं हुई? दोनों ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं। कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ? OAM और OBM। अभी भी गलत बोल रही थी, OAM और OM भी गलत है। क्या सीखा 9th में? OBM आएगा, ठीक है। तो OM क्या होगी? कॉमन होगी। ये दोनों में साइड क्या है? हाइपोटेन्यूज इक्वल है राइट एंगल के सामने, और दोनों में ही राइट एंगल भी है। तो RHS रूल से ट्रायंगल क्या होगी? समझ में आ गया या नहीं आया? दोनों में राइट एंगल है, दोनों में कॉमन साइड है, और दोनों में हाइपोटेन्यूज इक्वल है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से ये लेंथ इक्वल होगी। दूसरी बात, CPCT से दोनों एंगल भी क्या होंगे? समझ में आ गई बात? तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। दोनों में 90 डिग्री। हमने ट्रिग्नोमेट्री ना करके ना गड़बड़ कर दी, ट्रिग्नोमेट्री ही करनी चाहिए थी पहले। चलो 60 आ गया, इसमें भी 60 आ गया। ये एंगल समझ में आ गया कितना होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, ये एंगल 90 डिग्री है, ये 60 है तो ये 30 होगा। 60 और 30 90 और 90 180। सिमिलरली ये एंगल भी कितना होगा? 30 हो जाएगा। ठीक हो गया? बिना ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नहीं हो रहा। हाँ, तूने क्या किया था बताइयो? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया लगा दिया था, तो वो तो है ही नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल तो है ही नहीं, एरिया कहाँ से लगा दिया? अब हमें ये AM या BM में से कोई एक साइड निकालनी पड़ेगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकालने के लिए। बेस C होगा, और हाइट भी नहीं है हमारे पास, बेस भी नहीं है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री चाहिए। अब ट्रिग्नोमेट्री सिखाई नहीं हो तुम्हें? आंसर सेम होने से कुछ नहीं होता ना, मेथड तो गलत है। इसका थर्ड एग्जांपल देखना। एग्जांपल दिया था मैं तुम्हें करने के लिए। बिना ट्रिग्नोमेट्री के हो ही नहीं सकता ना ये क्वेश्चन। अब वो कोइंसिडेंटली एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाता है, √3/4 साइड स्क्वायर ही आ जाता है। बिना ट्रिग्नोमेट्री तुम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। ट्रिग्नोमेट्री आती किसी को? छोड़ दो फिर इस क्वेश्चन को, अभी नहीं करते, बाद में करेंगे। 7th क्वेश्चन को छोड़ देना, ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे। हाँ भाई, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। जो तूने किया वो सही नहीं है, गलत है वो। 8th क्वेश्चन देखो। 8th भी डाउट है? किसका डाउट है? 8th क्वेश्चन, डायग्राम दिया हुआ है। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। तो डायग्राम दिखा रहा है क्या इसने? एक स्क्वायर है,
इस कॉर्नर से हॉर्स को बांधा गया और एक रोप के थ्रू बांधा गया। ये रोप है और यहाँ पर हॉर्स है। ये सेंटर हो गया, ये एक कॉर्नर हो गया और स्क्वायर है तो चारों एंगल कितने होंगे? इसका मतलब ये वाला क्या बन गया? क्वाड्रेंट। ठीक है। रोप की जो लेंथ है वो क्वेश्चन में बता रखी है। कितनी है रोप की लेंथ? 5 मीटर लॉन्ग रोप। और स्क्वायर की साइड कितनी है? ये भी क्वेश्चन में बताया होगा। ठीक है। तो वो कह रहा है अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। तो यहाँ पर पेग, खूंटी, ठीक है, कील समझ लो। तो यहाँ पर कील से, पेग से एक स्क्वायर के एक कॉर्नर पर पेग से एक रस्सी, एक रोप को बांध दिया और रोप का दूसरा सिरा कहाँ है? हॉर्स के पास। क्लियर होगी बात? डायग्राम में देख के समझ में आएगी, क्या होगा तुम्हें? अब वो बोलते हैं ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर। साइड ऑफ द ग्रास फील्ड कितनी है? 15 मीटर। तो चारों साइड इक्वल स्क्वायर है और रोप की जो लेंथ है वो कितनी है? 5 मीटर, तभी वो अंदर है। अब वो कहते हैं द फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। हॉर्स कितने एरिया में घास खा सकता है? अपने क्वाड्रेंट के एरिया में घास खा सकता है। रोप की लेंथ कितनी है? 5। इससे बाहर तो जा नहीं सकता, इसके अंदर तो रह सकता है। तो मैक्सिममली घूम भी कहाँ सकता है वो? यहाँ से लेकर यहाँ तक, उस स्क्वायर के अंदर 90 डिग्री एंगल तक वो घूम सकता है कहीं भी। इसके यहाँ तो यहाँ भी सकता है, लेकिन ग्रास तो नहीं है ना। ग्रास तो इसी स्क्वायर शेप में ही है। तो कितनी ग्रास वो ग्रेज कर सकता है? जितनी इस एरिया में होगी। तो इसका मतलब क्या निकालना है फर्स्ट पार्ट में? एरिया ऑफ सेक्टर। इस सेक्टर का नाम होता है क्वाड्रेंट, क्योंकि थीटा कितना है? ये ना 90 डिग्री। और रेडियस कितनी है? 15। कैसे आ जाएगी भाई? 5। समझ में आ गया? पाई आर स्क्वायर थीटा 90 डिवाइड बाय, डायरेक्ट लगाते हैं तो क्वाड्रेंट का एरिया भी लगा सकते थे, आपकी मर्जी। पाई आर स्क्वायर बाय आर, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय में कोई दिक्कत? 3.14 ले लो। तो 314 बाय 100। 5 20 पे गया, फिर 5, ठीक। ये 2 पर कैंसिल किया, 157। तो क्या आ गया? 157 डिवाइड बाय, कर लोगे डिवाइड या करके दिखाऊं? डिवाइड तो कर ही लोगे, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? सेकेंड पार्ट कहता है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। ग्रेजिंग एरिया में कितना इंक्रीज होगा? इफ़ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अगर रोप की जो लेंथ है वो कितनी हो जाए? 10 मीटर। 5 की जगह 10 हो जाए तो कितना एरिया बढ़ेगा? अगर रोप 10 मीटर लॉन्ग हो जाए तो जो ये रोप है ये यहाँ तक आएगी। अब ये कितने मीटर होगी? 10 मीटर। ठीक। तो कौन सा एरिया पूछा उसने? ये वाला। कितना एरिया एक्स्ट्रा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा? तो अब हम क्या करेंगे? सेंटर से यहाँ तक का एरिया निकालकर अंदर वाला क्या कर देंगे? माइनस। जैसे एरिया ऑफ रिंग होता था, तो एरिया ऑफ रिंग ही है, बस इसमें एरिया ऑफ कंप्लीट रिंग ना होकर क्वाड्रेंट है उस रिंग का। तो एरिया ऑफ सेक्टर विद रेडियस इज इक्वल टू 10। और थीटा कितना है? तो पाई आर स्क्वायर थीटा 90 डिवाइड बाय 360 इज इक्वल टू 314 बाय 100। आर की वैल्यू 10 का स्क्वायर, 10 इंटू 10 और 90 बाई 360। 100 से 100 कितना आएगा? 157 डिवाइड बाई 2, यानी कि 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो कंप्लीट एरिया आ गया। तो हमें क्या निकालना है? एरिया इंक्रीज इन एरिया। इंक्रीज इन एरिया इज इक्वल टू 78.5 में से क्या माइनस कर देंगे? जो हमने ये वाला निकाला है इसको भी निकाल लो। तो 8 1 पे जाएगा 77। तो 8 9 ज़ा 72, 5 0। तो 8 6 ज़ा 48, 2 0, 8 2 ज़ा 16, 40। तो 19 पॉइंट कर लोगे माइनस या करके दिखाऊं? ठीक है। तो ये आ गया इंक्रीज इन द एरिया, यानी कि जितना ये एरिया इंक्रीज हुआ। क्या करा उसके लिए? पहले पूरा निकाल दिया और उसमें से ये वाला निकाल कर, ये तो पहले पार्ट में ही निकाल लिया था। है कोई दिक्कत? कौन सा क्वेश्चन था ये?
नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th भी डाउट था। 9th क्वेश्चन किसका डाउट है? चलो, अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35 mm। ठीक है, ब्रूच पता है क्या होता है? ब्रोच कहते हैं, ब्रूच कहते हैं? ब्रोच होता है या ब्रूच होता है? ब्रोच कहते हैं। अ ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर इज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, डायग्राम दिखाया हुआ उसने, विद डायमीटर कितना है? 35 मिलीमीटर। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 इक्वल डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स एज शोन इन द फिगर। 5 डायमीटर बना दिए, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, टोटल 10 हो गए रेडियाई। द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, कितनी वायर चाहिए होगी? एक तो 5 डायमीटर में वायर लगी है वो, और दूसरा उसके सर्कल में लगी है, सर्कमफ्रेंस में लगी है वो वायर, और फिर एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। तो डायमीटर की लेंथ कितनी दे रखी है? ये 35 का एक डायमीटर, 2, 3, 4, ठीक। अब जो ये टोटल लेंथ कितनी थी? एक की टोटल लेंथ कितनी थी? 35। तो 5 बार थी ना ये लेंथ, एक, फिर इसके बाद ये 2, फिर ये 3, 4, वो तो पीछे ही आ रही है ना उनके, कंप्लीट लेंथ ले ली हमने। एक तो सिल्वर वायर यहाँ लगी है, प्लस सिल्वर वायर कहाँ लगी है? इसके सर्कमफ्रेंस पे, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला। लेकिन हमें इसके लिए क्या चाहिए होगी? रेडियस कितनी होगी? डायमीटर कितना है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? तो 5 5 जा 25 प्लस 2 पाई की वैल्यू और आर की वैल्यू 2 से 2 7, 5 2 जा और 5 2 जा 10 और 1 11 प्लस 175, तो 285 mm। ये क्या चीज़ आ जाएगी? लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर विच इज़ रिक्वायर्ड टू मेक द ब्रोच। समझ में आ गई बात? इसको बनाने के लिए कितनी वायर लगेगी? वायर सर्कमफ्रेंस पे लगी है और 5 डायमीटर पे लगी है। आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, फिर यहाँ 35/2 आ जाएगा। मतलब रेडियस को 10 बार कर दो मल्टीप्लाई, या डायमीटर को 5 बार, बात तो एक ही है कोई दिक्कत? अब उसने पूछा एक पार्ट का एरिया बता दो। ये 10 इक्वल पार्ट्स होंगे, एक पार्ट का एरिया बताने के लिए थीटा कैसे निकालेंगे? टोटल कितने पार्ट्स हैं? 10, और 10 के 10 इक्वल है, तो एक पार्ट का एंगल निकालने के लिए 360 डिग्री को कितने से डिवाइड करेंगे? टोटल कितना है? 360, और 10 इक्वल पार्ट्स हैं तो 10 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? बताओ कोई दिक्कत? रेडियस कितनी है? 35 बाय, अब क्या निकालना है? एरिया ऑफ 1 सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर सेकंड पार्ट में क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला याद हो गया तेरे को? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। फोन ही करना पड़ेगा आज। आर की वैल्यू कितनी है? और स्क्वायर करेंगे तो थीटा की वैल्यू, और डिवाइड में, और पाई की वैल्यू। ठीक हो गया? 36 कितने पे गया? 7 5 जा, ठीक। 2 कितने पे कैंसिल हो गया? 11 पे। ये कैंसिल करना है तो कर सकते हैं। नीचे कितना आ जाएगा? नीचे कितना हो जाएगा? क्या कह रहे हैं? ये 7 5 जा कैंसिल ही कर रहा था हमने, अब और 7 नहीं बचे हैं। तेरा ध्यान कहाँ है? तेरे को 2 7 दिख रहे हैं। 7 5 जा 35 हुआ, तो दोबारा 7 कहाँ बचा? नीचे कितना आ रहा है? 4, और 35 को 11 से करेंगे, कितना आएगा? डिवाइड बाय, तो 4 9 जा कितना बचा? तो 25 बचा, तो 6 4 6 जा 24, 25 में 24 या 1 1 0, तो 4 2 जा 8। मिलीमीटर में था तो मिलीमीटर में आई आएगा। है कोई दिक्कत? हो गए दोनों पार्ट क्लियर है? नेक्स्ट डाउट कौन सा है? सारे ही हैं तो।
10th क्वेश्चन किसका डाउट है? ये 10th हो गया। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, दिखा रखे हैं उसने, विच आर इक्वली स्पेस्ड। 8 हैं रिब्स और वो दोनों के, वो सभी के आपस में इक्वली स्पेस्ड है, इक्वल गैप पर है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल, एक सर्कल के 8 खाने हो गए। एक खाने का एंगल निकालने के लिए क्या करेगा? 360 डिग्री को 8 से डिवाइड कर देगा, थीटा मिल जाएगा। और रेडियस कितनी है? 45। तो हमें क्या निकालना है? एरिया बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। नहीं आई बात समझ में? 2 रिब्स के बीच में एंगल निकालना है। पट्टी होती है ना जो पट्टी, उसको कहते हैं रिब्स। नहीं आया समझ में? 8 खाने हैं उसके अंदर अम्ब्रेला के, तो इसके बीच में यानी कि ये एंगल कितना है ये निकालने के लिए क्या करेंगे? 360 को डिवाइड कर देंगे कितने से? 8 से। तो 8 4 जा 32, 8 5 जा, तो एंगल कितना आ जाएगा? थीटा आ गया। और रेडियस कितनी है? हमें क्या निकालना है? एक पार्ट का एरिया। तो एरिया यहाँ रिक्वायर्ड एरिया भी लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सेक्टर इट इज पाई आर स्क्वायर। इतना तो देख के भी याद हो गया होगा, या अभी भी नहीं हुआ? पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, फिर थीटा की वैल्यू डिवाइड बाय, ये कैंसिल करोगे तो 1/8 पर ही होगा। 7 तो हो नहीं रहा कैंसिल, लीव इट। ये 4 और ये नीचे कितना आ गया? 45 का स्क्वायर। नहीं आता? किसी काम की नहीं हो शॉर्टकट सीखने के बाद भी, और आप भी बोलते हो सिखा दो। 45 सिखा रहे हैं ना, जिसके पीछे 5 होता है तो लास्ट में 25 होता है, और उससे पहले वाले नंबर को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 5 जा 20। अब 11 से मल्टीप्लाई करना है। 5 5 और 2 7, 2 और 0 2, 0 और 2 2 और 2 एज इट इज डिवाइड बाय 28। तो ये आंसर है सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी में छोड़ देना, है कोई दिक्कत? 11th क्वेश्चन, ये 10th था ना, क्वेश्चन नंबर 11। ये किसका डाउट है? तेरे सारे हो गए। अ कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। तो 2 वाइपर हैं और वो ओवरलैप नहीं करते हैं, ठीक है? मतलब जितना भी एरिया क्लीन करता है एक वाइपर, दूसरे वाला अलग एरिया क्लीन करता है, दोनों में मिक्स नहीं होता, अलग अलग है। ईच वाइपर हैज़ ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। तो जो वाइपर है उसका जो ब्लेड लेंथ है वो कितना है? 25 सेंटीमीटर। क्लियर? और कितना एरिया क्लीन करते हैं ये? किस एंगल से करते हैं? 115 डिग्री एंगल है जिससे वो एरिया क्लीन कर देते हैं, ठीक है? फाइंड द टोटल एरिया क्लीन, या स्वीप एक ही बात है, एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। ठीक है, एक बार अगर ब्लेड्स को स्वीप करते हैं तो कितना एरिया क्लीन होगा? कितने ब्लेड्स हैं? 2 वाइपर हैं तो 2 ब्लेड होंगे। 2 वाइपर हैं तो 2 ब्लेड होंगे। ईच ब्लेड की लेंथ कितनी है? 25। ये एंगल कितना है? समझ में आ गई बात? तो ये ऐसे आता होगा वाइपर। तो कितना एरिया क्लीन करेगा? ये वाला एरिया, ये वाला एरिया क्लीन करेगा। दोनों का एंगल भी सेम है लेकिन दोनों ओवरलैप नहीं करते हैं। ओवरलैप करेंगे तो मिक्स हो जाएगा ना, ओवरलैप करते नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पहला ब्लेड है, एक बार जब स्वीप करेंगे तो इतना ही तो एरिया क्लीन करेगा। स्वीप में वो ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है। ये भी ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा। तो एक बार अगर मैं ब्लेड यानी एक बार वाइपर को चलाऊंगा तो कितना एरिया क्लीन करेंगे? इतना और ये वाला, दोनों एरिया सेम ही तो है। सेम है तो क्या कर दें? 2 बार 2 टाइम्स इनटू में, अब तो एक का ही निकाल दो, डबल तो कर ही लिया, दोनों वाइपर सेम ही तो है। सेक्टर का ही एरिया हो गया। थीटा कितना है और रेडियस कितनी है? कोई दिक्कत? हाँ, ये आर है। रेडियस लेंथ ऑफ द ब्लेड हो गई और थीटा एंगल हो गया। अब ये बात समझ में आ गई कि दोनों रेडियस और आर के बीच में सेक्टर बोलते हैं, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकलेगा। तो पाई आर 25 स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, और पाई की वैल्यू
ये आ जाएगा टोटल एरिया क्लीन इन वन स्वीप ऑफ द 2 ब्लेड्स। है कोई दिक्कत? इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। करके दिखाऊं? 5 5 जा, और पहले ये 2 पर कर लेते हैं। 2 कितना आ गया, फिर 5 5 जा, 5 3 जा 15, 36, और कौन सा कैंसिल हो रहा है? ये कितने पे गया, ये कितना आ गया 18 इंटू 7 कितना आ गया। अब ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 25 को 5 से कर लो, कितना आ गया 125, उसको और फिर मल्टीप्लाई बाय, है कोई दिक्कत? 125 और 115 की मल्टीप्लाई कर लो, और फिर किससे कर देंगे? 11 से कर देंगे। 11 से तो आसानी है, ठीक है, कैंसिल तो होता नहीं है, तो यही आंसर आ जाएगा फिर। अब 125, 12 500 और 375 और 1500, 1875 और 12 500 और 1875, तो कितना आएगा 5 7 8 और 5 3 4 1, तो फाइनल आंसर आएगा 5 5 और 7 12, 1 कैरी हो गया, देखना आंसर क्या आ रहा है। 7 और 3 10 और 1 11, 1 कैरी हो गया, 8 5 और 1 डिवाइड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देना, 158 125, क्या आंसर है? चले आगे, हो जाएगा। नेक्स्ट 12th बिल्कुल डायरेक्ट है। टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर्ड लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। ठीक है, तो सी में अंडर वाटर रॉक्स से बचने के लिए शिप्स को वार्निंग दी जाती है, और वार्निंग जब देते हैं तो क्या करते हैं, वो एक रेड कलर की लाइट को स्प्रेड कर देते हैं। मतलब वो रेड कलर की लाइट क्या होगी, वार्निंग होगी कि अगर आप रेड कलर वाली लाइट के अंदर आ गए तो आपको डेंजर जोन में आ गए, मतलब आपको वहाँ से रिमूव हटा देना है। समझ में आई बात? तो वो अलर्ट का सिग्नल हो गया। अब वो ये कह रहा है कि जो ये सेक्टर ऑफ एंगल है वो कितना है 80 डिग्री, और कितनी रेंज में दी जाती है लाइट 16.5। तो वो पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सी का उतना एरिया बताओ जिसमें शिप्स को क्या किया जाता है, वार्निंग दी जाती है, यानी यही वाला एरिया बता दो। तो क्या करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है बिल्कुल। थीटा की वैल्यू कितनी है 80 डिग्री, और रेडियस कितनी है, अब किलोमीटर में ही आएगा एरिया, किलोमीटर स्क्वायर में। तो एरिया फॉर वार्निंग ऑफ शिप्स, ठीक है, एरिया इन विच शिप्स आर वार्न्ड, ठीक है, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाय अंडर वाटर रॉक्स, पानी के अंदर जो एक ये लाइट हाउस है, तो ये लाइट स्प्रेड करता है, तो ये लाइट 16.5 किलोमीटर तक की रेंज में स्प्रेड करता है, और ये एंगल, तो इस पोर्शन में रेड कलर की लाइट है जहां पर शिप्स को वार्निंग दी जाती है। तो वो कह रहा है कि कितना एरिया होगा, तो ऑब्वियसली रेडियस और आर्क के बीच में थीटा भी बता दिया, रेडियस भी बता दिया। है कोई दिक्कत? तो दे रखा है 314/100 आर की वैल्यू, तो 165/10 165/10 इंटू डिवाइड बाय, ये 0 से 0 कैंसिल हो गई, ठीक। अब बाकी सिंप्लीफाई कर लो, कर लोगे? मैं करके दिखाऊं? 5 पर कैंसिल करो, 5 3 जा 15, 1 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, फिर से 5 2 जा 10, ये 2 कितने, 2 2 जा 4 और 4 2 जा, क्लियर। अब नीचे कितना रह गया 36, तो ये कितने पे हो गया 18, और ये 157, और नीचे कितना आ गया, और ये 11 यहाँ 3, और ये फिर से 11, ये ख़त्म।
अब क्या बचा नीचे 100, ऊपर कितना आया 11 इंटू बस यही बचा। तो ऐसे करो 157 को 11 से पहले करो और फिर दोबारा 11 से करेंगे तो कितना आएगा 7 और 5 12, 2 1 कैरी, 5 और 1 और 1 और 1 एज इट इज, फिर इंटू डिवाइड बाय 7 एज इट इज, 7 और 2 और 2 और 7, 7 और 1 और डिवाइड 100 तो पॉइंट किलोमीटर। देखो आंसर क्या है। हो गया क्लियर, चलें आगे। ठीक है, सिर्फ एक 7th क्वेश्चन रह गया जो आपका ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ही कर सकते हैं उसको, तो अभी छोड़ दो उसको, बाद में देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 13 बाद में देखते हैं, पहले 14 देखो। टिक द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। एरिया ऑफ ए सेक्टर, एंगल कितना दे रखा है P इन डिग्रीज और रेडियस कितनी है R। तो आपको पता है पाई R स्क्वायर एंगल P डिवाइड बाय थीटा की जगह P है। अब ये वाला आंसर देखो, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, स्क्वायर ही नहीं R पे, तो फर्स्ट हो नहीं सकता। सेकंड ऑप्शन में स्क्वायर है पर नीचे 180 है और हमें नीचे 360 चाहिए, वो भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, स्क्वायर ही नहीं है। तो डी ऑप्शन में क्या है 2 पाई R स्क्वायर इंटू P डिवाइड बाय में 720, कैंसिल करो 2 पे, 2 1 जा, नीचे 360 आ जाएगा। ये दिया 2 3 जा 2 6 जा 12 और 0 पाई R स्क्वायर P सेम आ गया, मतलब ऑप्शन क्या आ जाएगा डी। उसने 2 से मल्टीप्लाई करके दिया होता, हमने सॉल्व कर दिया, तो डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब कौन सा रह गया 13th और 7th तो बोल नहीं दिया, अभी ट्रिग्नोमेट्री के बेस पर होगा, तो 7th अभी छोड़ देना, फिर करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। अब 12.3 में क्वेश्चंस ट्राई कर लेना 2-3 अगर कर सको तो। ठीक है, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस ट्राई कर लेना, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 12.3 के ट्राई कर लेना, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं करा दूंगा। अब लास्ट इसमें 13th, बाकी तो समझ में आ गए सभी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, अ राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन। एक राउंड टेबल है, दिखाई रखा है डायग्राम में, इसमें कितने डिजाइन है 1 2 3 4 5 6, सभी डिजाइंस इक्वल हैं। अगर ये सभी डिजाइन इक्वल हैं तो सेंटर से अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं, सभी को कॉर्नर से ज्वाइन कर दूं, तो तुम्हें लग रहा है ये एक तो इक्वल डिजाइन है तो हेक्सागन बनेगा, और दूसरी बात अगर इक्वल डिजाइन है तो ये इक्वल स्पेस में ही आएंगे, इसका मतलब ये 6 के 6 स्पेस इक्वल होंगे। अब टोटल कितना है, अगर एक निकालना है तो कितना आ गया, तो 1 एंगल कितना आ गया, ईच एंगल 60 आएगा। ठीक है, अगर मैं एक डिजाइन से, ये डिजाइन तो यही है, तो डिजाइन में क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। नहीं समझ में आई बात, माइनर सेगमेंट है, थीटा कितना है इसके लिए 60 डिग्री, मतलब ट्रायंगल कैसी बनेगी, इक्विलेटरल। नहीं आई बात समझ में। रेडियस क्वेश्चन में दे रखी होगी 28, तो तुम सेक्टर का एरिया भी निकाल लोगे पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 और उसमें से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दोगे, बताओ हो जाएगा या नहीं। क्या चीज़ निकल जाएगी, एरिया ऑफ सेगमेंट। इसको 6 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इक्वल डिजाइन है, और उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, कितने रुपए दे रखा है, उसने बोला है इसको हम पॉलिश करवाते हैं, बोला ना फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग, इन डिजाइन को बनवाते हैं, तो किस रेट से बनवाते हैं 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको 0.35 से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस्ट ऑफ डिजाइन आ जाएगी, बनाने की कितनी कॉस्ट है। करोगे या करके दिखाऊं, क्या तो कैलकुलेशन ही है, कहते हो तो कर देता हूँ, कैलकुलेशन ही है बस, हो जाएगा। अब 12.2 कंप्लीट, 7th क्वेश्चन छोड़कर।